हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का जो पेपर 9 है उसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो था हाइपोथेसिस, उपकल्पना। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताएं क्या होती हैं। एक अच्छी उपकल्पना हम कैसे तैयार करेंगे, और अगर हम तैयार करते हैं तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या गुड फीचर्स हैं या यूजफुल हाइपोथेसिस जो है हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान में सामान्यतः उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। परंतु समस्त उपकल्पनाएं जो हैं वैज्ञानिक नहीं होती। गुडे एवं हॉट ने लिखा है कि वैज्ञानिक के मन में अकेले अथवा सामूहिक उत्सवों में, एकांत क्षणों में अथवा व्यस्त के क्षणों में अनेक प्रकार की उपकल्पनाओं का जन्म होता है। उनमें से अधिकांश तो यूं ही समाप्त हो जाती हैं और उनका विज्ञान के विकास में कोई योगदान नहीं होता या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल निश्चित प्रभाव के द्वारा ही यह संभव है कि दोषपूर्ण कल्पना को अच्छी उपकल्पना से कैसे अलग किया जा सके। और सामान्यतः एक श्रेष्ठ, अच्छी और उपयोगी उपकल्पना उसे कहते हैं जो उपलब्ध पद्धतियों के माध्यम से अधिक तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक हो और कम से कम कठिनाइयों को प्रस्तुत करे। अधिक से अधिक तथ्यों को एकत्रित करे और उसमें कम से कम प्रॉब्लम्स आए, तो वो एक अच्छी उपकल्पना कही जाती है। गुडे तथा हॉट ने श्रेष्ठ एवं उपयोगी उपकल्पना की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है उपकल्पना अवधारणात्मक दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। उपकल्पना जो है अवधारणात्मक दृष्टि से जो है स्पष्ट होना चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ठीक है। और इसका आशय यह है कि उपकल्पनाओं को अवधारणात्मक रूप से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात अवधारणाओं का प्रयोग उपकल्पना में किया गया है जिसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। एक श्रेष्ठ उपकल्पना के लिए यह आवश्यक है कि उस उपकल्पना में प्रयुक्त समस्त अवधारणाओं का संक्रियात्मक अनिवार्य रूप से किया जाए, और उपकल्पना की भाषा एवं अर्थ इतना स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए जिससे उसका आशय स्पष्ट हो या मनगढ़ंत विश्लेषण से उससे बचा जा सके। और गुड्डे तथा हॉट ने कहा है कि उपकल्पना को अवधारणात्मक दृष्टि से स्पष्ट बनाने के लिए उसमें 2 विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली जो विशेषता है कि अवधारणाओं को स्पष्ट परिभाषित किया जाए, और दूसरी है कि इन परिभाषाओं को सामान्यतः अधिकांश लोग जो हैं स्वीकार करें, एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। और इस प्रकार वे उपकल्पनाएं जो अवधारणात्मक दृष्टि से अस्पष्ट होती हैं उनके परिणाम भी अवैज्ञानिक होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो बनाते समय कि एक तो उसकी परिभाषाएं स्पष्ट हों और ज़्यादातर लोग वो जो आपने जो परिभाषा दी है उससे एग्री हों, है ना। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, दूसरी जो विशेषता है गुडे तथा हॉट ने जो बताई है, वो है कि उपकल्पना का संबंध अनुभविक प्रयोग सिद्धता से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उपकल्पना की श्रेष्ठता के लिए अनिवार्य है कि उसमें अनुभव सिद्ध प्रामाणिकता का होना आवश्यक है, अर्थात उपयोगी उपकल्पना का संबंध अनुभविक तथ्यों से होना चाहिए, ना कि आदर्शात्मक या नैतिक प्रतिमानों से। अर्थात एक अनुसंधानकर्ता को उपकल्पना की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी उपकल्पना की सत्यता की वास्तविक तथ्यों के आधार पर जांच की जा सके, अर्थात उसमें वास्तविकता और तथ्यों को मौलिक स्थिति का तत्व विद्यमान होना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का आदर्शात्मक नॉर्मेटिव अथवा अर्थात इनका संबंध
आदर्शात्मक निर्णयों, अच्छा बुरा, सत्य या असत्य आदि से नहीं होना चाहिए, जैसे मानव हत्या ना पाप है या पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं आदि। ऐसी उपकल्पनाएं प्रयोग सिद्ध नहीं होती, अतः इन्हें वैज्ञानिक उपकल्पनाएं नहीं माना जा सकता। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने बताई है कि उपकल्पनाएं विशिष्ट होनी चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो एक उपयोगी उपकल्पना की एक और जो अन्य विशेषता यह है कि यह सामान्य न होकर अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होना चाहिए, और यदि अध्ययन विषय के सभी पक्षों को लेकर एक सामान्य उपकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है तो अध्ययनकर्ता एक समय में ही विषय के समस्त पक्षों का अर्थात अध्ययन नहीं कर सकता। उपकल्पना की विशिष्टता से अनुसंधान में उसकी व्यवहारिकता एवं महत्व भी स्पष्ट होता है, और इसके विपरीत यदि उपकल्पना को सामान्य भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो यह देखने में पर्याप्त एवं आकर्षक लगेगी, तथापि वह कार्यकारिणी और उपयोगी नहीं होगी। एक अनुभविक अध्ययनकर्ता को इस प्रकार के विचारों पर शोध करने का मोह त्याग कर विषय का चयन करना चाहिए, और जो अनुभविक अध्ययन के दृष्टिकोण से व्यवहारिक हो। अतः विशिष्ट उपकल्पनाएं अनुसंधान कार्य को व्यवहारिकता प्रदान करने में सहायता करती है। चौथी जो इसकी विशेषता उन्होंने बताई है वो है कि उपकल्पनाओं का संबंध सिद्धांत समूह से होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी। तो उपकल्पना की रचना करते समय यह बात ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि वह पहले प्रस्तुत किए गए किसी भी सिद्धांत अथवा सिद्धांतों से संबंधित हो। और गुडे तथा हॉट ने स्वयं ने कहा है कि इस समय नियम की अवहेलना अक्सर सामाजिक अनुसंधान के प्रारंभिक विद्यार्थी करते हैं, और जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्ण स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होता है तो ज्ञान में यथार्थ योगदान की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। पांचवी जो विशेषता उन्होंने बताई है कि उपकल्पना का संबंध उपलब्ध प्रविधियों से होना चाहिए। मतलब हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जो प्रविधि हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका उपलब्ध प्रविधि द्वारा परीक्षण किया जा सके। और स्वयं गुडे तथा हॉट ने इस संबंध में लिखा है कि वह सिद्धांत शास्त्री जो यह नहीं जानते कि उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी प्रविधि या टेक्निक्स उपलब्ध है, प्रयोग योग्य प्रश्नों के निर्माण में वो हीन होते हैं, कमज़ोर होते हैं। लेकिन अनेक बार सामाजिक यथार्थ की जटिल प्रकृति के कारण उपकल्पना का निर्माण उपलब्ध तकनीकी से परे किया जाता है। उदाहरण के लिए इमाइल दुखिम बहुत बड़े विचारक, इन्होंने अपनी पुस्तक सुसाइड के लिए एक आत्महत्या संबंधी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जो उपलब्ध तकनीकी से इसकी जांच करना संभव नहीं थी, और इस प्रकार असंबद्ध उपकल्पनाओं की प्रमुख प्रचलित सिद्धांतों के आधार पर परीक्षा नहीं की जा सकती। और गुडे तथा हॉट ने प्रस्तुत उपरोक्त विशेषताओं के अलावा भी एक श्रेष्ठ एवं उपयोगी उपकल्पना में दो और विशेषताओं को बताया है जो उनका मानना है कि होना चाहिए, जिसमें पहला है कि उपकल्पनाएं सरल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो उपकल्पनाओं की विशेषता का उल्लेख करते हुए श्रीमती यंग पीबी यंग ने लिखा है कि पीबी यंग के अनुसार सरलता का आशय यह नहीं है कि उपकल्पनाएं ऐसी हों जो साधारण व्यक्ति समझ में आ जाए। सरलता किसी प्रघटना को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, और अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या को जितनी अधिक जानकारी होगी वह उतनी ही सरल उपकल्पनाओं का निर्माण करने में समर्थ होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने कि उपकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर होनी चाहिए, है ना। हाइपोथेसिस मस्ट बी एंड द एक्यूरेट आंसर टू द प्रॉब्लम। तो अर्थात उपकल्पना को किसी सामान्य
किसी समस्या का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए। संभव यह है कि अनेक उपकल्पनाएं हो जो एक समस्या के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करते हों, किंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक उपकल्पना किसी विशेष दृष्टिकोण से समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हो और इस प्रकार जितनी भी विशेषताएं हैं, उपरोक्त विशेषताओं से युक्त कल्पनाओं का प्रयोग सामान्यतः अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में सहायता प्रदान करता है और मनगढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर बनाई गई उपकल्पनाएं ना तो नैतिक ना तो वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता प्रदान करती है और ना ही उनसे कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त होता है और ना ही कोई उससे हम सिद्धांत का निर्माण में भी वह किसी सिद्धांत के निर्माण में भी वह उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। तो ये कुछ उपकल्पना जो है उसकी कुछ जो विशेषताएं थी जो गुड्डे तथा हॉट ने बताई थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी उन्होंने 5 विशेषताएं बतलाई हैं और फिर बाद में 2 और विशेषताओं की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा है स्पष्टता होनी चाहिए, अनुभव सिद्धता मतलब अनुभव पर आधारित होना चाहिए, विशिष्टता होना चाहिए उसमें और उपलब्ध प्रविधि से संबंधित होना चाहिए, जो टेक्निक्स मौजूद हैं उससे संबंधित होना चाहिए और सिद्धांतों से संबंधित होना चाहिए, जो थ्योरीज है एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो है उससे संबंधित होना चाहिए। उपकल्पना बिल्कुल सरल शब्दों में होना चाहिए और यहाँ सरल भाषा से मतलब है कि आपको किसी भी अनुसंधान की जानकारी मतलब उस विषय पर आपकी जानकारी हो जब अच्छी होगी तो आप उस उपकल्पना को भी काफ़ी सरल शब्दों में बना सकते हैं और साथ ही साथ उपकल्पना जो है वो समस्या का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं एक अच्छी उपकल्पना की। हम लोग के कोर्स में ये है भी कि आप एक अच्छी उपकल्पना कैसे बनाएंगे, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि जो हाइपोथेसिस है, उपकल्पना है, पहले तो मैंने पिछले क्लास में उसको डिफ़ाइन किया, बताया, उसकी विशेषताओं को बताया, जनरल वे में उसकी विशेषताओं को बतलाया और आज के क्लास में हमने एक अच्छी विशेषता को एक अच्छी उपकल्पना में क्या खासियत क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसकी चर्चा की। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां अपने प्रश्न लिखें, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगी और आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।